क्या देश हित में सरकार से सवाल करना विवादित बयान होता है? क्या देश की मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी एंड टीम पूरे भारत को गर्त में ढकेल दिया, तो क्या सवाल पूछना विवादित बयान है? छात्र नौजवानों की नौकरियों को खत्म कर दिया गया, तो क्या वो सवाल पूछना विवादित बयान है? देश के अस्पतालों में ऑक्सीजनों की कमी थी और प्रधानमंत्री जी उत्सव मना रहे थे। शमशान घाटों में मृत आत्माओं को जगह नहीं मिल रही थी, जो जिंदा थे उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। ये सब कमियां नरेंद्र मोदी की रही है। देश में कोरोना का विस्तार नहीं होता। ये सरासर नरेंद्र मोदी की सोच और अहंकार का नतीजा है कि पूरा भारत कोरोना की आग में झुलसता रहा। बिल्कुल। क्या प्रधानमंत्री जी उन बच्चों का पिता वापस ला के देंगे, माँ वापस ला कर देंगे, परिवार के सगे संबंधियों को वापस ला कर देंगे? प्रधानमंत्री को दर्पण देखना चाहिए। दर्पण में लगा दाग, तो आप समझिए दर्पण में लगा दाग तो दर्द कहाँ से पाए? काई लगा था दर्पण में, तो दर्द कहाँ से पाएंगे? ये सवाल उठता है। प्रधानमंत्री जी को अगर परिवार होता, बाल बच्चे होते, बाल ना बच्चा नींद पड़े अच्छा, समझे? कोई तो है नहीं। और महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कहा कि जो आदमी निसंतान होगा वो लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। और आज ये देखने को मिल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री रणवे, प्रधानमंत्री का वही हाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वही हाल। आरएसएस रॉयल सीक्रेट सर्विस जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था, जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, दांडी मार्च में ये शामिल नहीं हुए, असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुए, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए, उसके एवज में गार्ड की नियुक्ति गोरे अंग्रेजों ने की थी। इन लोगों को सावरकर का कोई जीजा लगता था कि फूफा लगता था जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था? कौन था जो 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, फजाल हक के साथ में, और धर्म के आधार पर विभाजन की बात की? 1943 में अखंड भारत को खंड खंड किया। हिंदू महासभा, रॉयल सीक्रेट सर्विस और मुस्लिम लीग के जिन्ना के साथ मिलकर इन्होंने अखंड भारत को खंड किया। भारत को तो टुकड़े कर ही रखा था। फिर प्रधानमंत्री जब एक सुनियोजित साजिश के तहत 7 साल पहले जो षड्यंत्रकारी लोग थे, जिसमें बहुत सारे लोग, अन्ना हजारे, पौने दुआंख बाबा, कानिया बाबा रामदेव, तमाम जनरल BK सिंह, किरण बेदी, जो लोग उसमें थे, मूवमेंट चला रहे थे, जन लोकपाल की बात कह रहे थे, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात कह रहे थे, महंगाई के मुद्दे की बात, आज सारे के सारे चुप हैं। इतनी बड़ी बड़ी बैनर और पोस्टर, धन्यवाद मोदी जी, काहे का भैया धन्यवाद, माल महाराज के मिर्जा खेले होली है? एक आदमी कहता है कि मैं गरीब था, मेरी माँ चौका बर्तन करती थी, समझिए, मैं चाय बेचा करता था, मैं पिछड़ों का बेटा। और वो आदमी क्या किया? नीट में OBC पर जो आरक्षण था 3 साल रोक दिया। 11 से 12 हज़ार हमारे पिछड़े वर्ग के लोग जो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते, उस पर रोक लग गई। सवर्णों के ऊपर इन्होंने अत्याचार किया, मुसलमानों के ऊपर इन्होंने अत्याचार किया, दलित पिछड़ों के ऊपर इन्होंने अत्याचार किया, किसान भाइयों के ऊपर इन्होंने अत्याचार किया। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, अत्याचारों की इतनी बड़ी लंबी फहरिस्त है। ठीक है पंकज जी। बिहार में जब इन्होंने गया, तेजस्वी जी की सरकार बननी निश्चित तय थी। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर तेजस्वी जी की सरकार को रोका और 5 साल के लिए बिहार की जनता को गर्त में ढकेला। ओवैसी जी बिहार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फंडिंग के लिए क्यों नहीं बात करते? ओवैसी जी बिहार में बाढ़ विभीषी का झेल रहे बिहार के लिए कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम की बात क्यों नहीं करते? उसी किशनगंज में जहां से उनके विधायक चुने गए, आमोर में महानंदा नदी के कटाव के कारण लाखों लोग विस्थापित हो रहे, उसके लिए ओवैसी जी क्यों नहीं बात करते? नजीब की बात क्यों नहीं करते? वारिस पठान के बयान के बाद सुन तो लीजिए, इस बार भी बिगाड़ पाएंगे समीकरण? कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, कोई 100 सीट से सरकार नहीं बनती। 100 सीट आ जाएगी। कलकत्ता में जो दवाई पड़ी ना, सुन तो 100 सीट आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं, 2.5 से कम रहेगा, मुश्किल से 50 सीट। अच्छा जी।
चलिए अच्छी बात है अगर आप तय है। लोगों ने देखा है 2014 2019 के बाद चुनाव, 2017 जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पूरे देश में भाजपा को सत्ता में लाकर मान लीजिए लोगों ने। भाजपा सरकार दोबारा बन जाती है उत्तर प्रदेश में 22 में और 24 में, फिर तो आप क्या करेंगे? कहाँ से बन जाएगी? अगर आज वैसे अरे कहाँ से बना दोगे आप? बिहार में बन गई थी ना, फिर लठैती करेंगे क्या आप? बिहार में बनी अरे मैं नहीं। क्या कह रहा हूँ, बिहार आप में आप लठैती झूठ बोल रहे करेंगे? हैं, बनी कि नहीं अरे आप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गुंडा मवाली है, आपराधिक धाराओं में यहाँ किस बन तरह जाएगी तो था? आप क्या करेंगे? हैं? यहाँ भी बन जाएगी 22 में 24 में, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं बनेगा। हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ और उत्तर प्रदेश में इनका होगा मुंडी साफ। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर के बारे में क्या कह रहे हैं? पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में सुन रहे हैं आप? 350 करोड़ रुपए किसने खर्च किए? वो कौन लोग थे जो इजरायली कंपनी को अनुमति दिया? क्या भारत सरकार को देश की खुफिया एजेंसियों पर, रॉ पर, सीबीआई पर भरोसा नहीं था? क्या भारत प्राइवेट खुफिया एजेंसियों पर निर्भर है? और 350 करोड़ रुपया इजराइल की पेगासस कंपनियों को किसने दिया? किसने अनुमति दी? क्या भारत सरकार इतनी लाचार है कि इजराइल की कंपनी भारत के अंदर घुसकर भारत के नेताओं, चुनाव आयुक्तों और कई पत्रकारों का जासूसी करती रही और भारत सरकार मुजरा गाती रही? इन निकम्मों को, निठल्लों को, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, पैरों में पैजाब पहन लो, पैरों में पैजाब, हाथों में चूड़ियां, घाघरा चोली पहन लो। देश के तारी पार गृह मंत्री, तुमसे देश नहीं चल रहा। देश ने देखा है, पुलवामा की घटना हुई, 300 किलो आरडीएक्स, 50 किलो जेलेटिन कहां से आए? क्या सैटेलाइट ये नहीं बताता? सिर्फ सैटेलाइट ये बताता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान खेत में पराली जलाते हैं तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। क्या सैटेलाइट ये नहीं बताता कि वो 300 किलो आरडीएक्स किसका था, वो 50 किलो जेलेटिन किसका था? इस जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय पदस्थापित था, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव के समय 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा था। ये रिश्ता क्या कहलाता है तारी पार गृह मंत्री? और मोदी जी, आपने तो मंत्रिमंडल में बंगाल के उस सांसद को गृह राज्य मंत्री बनाया। एक आपराधिक तारीपार जो समाज में रहने लायक नहीं, उसको गृह मंत्री, और दूसरा जो मानव अंग की तस्करी करता था, जो बैंकों में डकैती डालता था, जो राहजनी करता था, जो गहने जेवर की दुकानों में डकैती करता था, उसको आपने गृह राज्य मंत्री बनाया। जानवरों के डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया। देश के साथ क्रूर मजाक। आखिरी में पंकज जी एक सवाल है, सपा की क्या पोजीशन है इस बार? लगता है सपा सरकार कुछ कर पाएगी? बिल्कुल। जो लहर उत्तर प्रदेश में चल रही है, भाजपा के ऊपर कहर बनकर टूटेगी। ढूंढी और फेंकू दोनों धोखा है, देश बचा लो मौका है। पूरा देश ने तय किया है। वोट तो आप जो अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं? बिल्कुल, वो सभी पार्टियों के साथ मैं खड़ा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी से देश को निजात दिलाएं, जो भारतीय जनता पार्टी को देश को हर में जो लूट खसोट है उसको रोकने का काम करें, जो देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ें। बिहार में आप जो है लालू यादव की पार्टी के साथ थे और इसमें आप जो है बंगाल में टीएमसी के साथ थे। बिल्कुल बिल्कुल। टूटी खाट, फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। आपको पता है, रामायण में आपने देखा होगा, पत्रकारिता करते हैं, जब लंका विजय के बाद सीता माता आती है तो मणि की माला बंदर और भालुओं को बांटती है। बंदर क्या करते हैं कि उस माला को तोड़ते हैं, हर दाने में सीता राम ढूंढता है। प्रधानमंत्री जी बंद कीजिए, ये धन्यवाद मोदी का। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, गरीब जनता के टैक्स के पैसों से नए संसद भवन बना रहे, अपने लिए विशेष विमान ले रहे, और धन्यवाद मोदी जी का। काहे का भैया? आपके धन्यवाद। आप समझिए, सुनिए, हड़बड़ाइए मत, भाजपा इतनी सेल की तरह हड़बड़ाइए मत। धन्यवाद दीजिए 135 करोड़ आबादी का, जिसके पैसे से आप फ्लाइट चढ़ते हैं, जिसके पैसे से वेतन भत्ता लेते हैं, जिसके पैसे से 10 करोड़ का सूट पहनते, 5 लाख का बूट पहनते, 1.5 लाख का घड़ी और 1.5 लाख का चश्मा लेते। हिंदुस्तान की जनता मालिक है, किसान परिवार से आता है। आपने भिखारी बना दिया 5 किलो गेहूँ और चावल, शर्म नहीं आती?